हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 21 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है 20th पार्ट, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली आपकी न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला है डीआरडीओ से फॉर इंडिजिनियस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम नेत्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला है किसके लिए? नेत्रा सिस्टम के लिए। नेत्रा सिस्टम एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है और किसके द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिला है? डीआरडीओ के द्वारा। और इससे क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा इंडिया का एयरबॉर्न सर्विलियंस, बैटल मैनेजमेंट एंड नेटवर्क सेंटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। राइट, नेत्रा सिस्टम जो है इट इज इंटीग्रेटेड ऑन ब्राजील मॉडिफाइड ट्विन इंजन एम्ब्रेरर EMB 1451 एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पे इसे इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, एंड इट इज इक्विप्ड विद द इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप्स एंड एडवांस थर्मल कूलिंग सिस्टम। ये सारी चीजें इसमें आपकी मतलब इस एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, नेत्रा का काम क्या है? ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड इट विल मॉनिटर एयरबॉर्न एंड मैरीटाइम टारगेट्स. It will also secure data links smaller footprint than your airborne warning and control system. और ये enhance करेगा नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को। राइट, इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स को। इसी के साथ इंडिया जो है 5th कंट्री बनता है वर्ल्ड वाइड जिसने डेवलप किया है इस कैपेबिलिटी को। ठीक है, आपकी जो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी जो है, सिस्टम जो है, ऐसा करने वाला इंडिया जो है 5th कंट्री बनता है। ठीक है, ऑपरेशनल रोल की बात करें तो इसने अहम भूमिका निभाई है 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में, ऑपरेशन सिंदूर में, एंड इट इज रिकॉग्नाइज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ओके, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। रिसेंटली द DRDO granted final operational clearance in 2026 to which indigenous airborne surveillance system of a Indian Air Force? तो अभी हमने पढ़ा इट इज योर नेत्रा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क इशू किया है, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग एनबीएफसीज विद असट अबव रुपीज 1 लाख करोड़ एज अपर लेयर। मतलब ऐसी आपकी कंपनी एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसीज जिसका जो असट है वो अबव 1 लाख करोड़ होगा तो उसे हम अपर लेयर में डाल देंगे, एनबीएफसी अपर लेयर में उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे रिवाइज फ्रेमवर्क में बोला गया है। अब इसे डिटेल में देखेंगे। सो आरबीआई का एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन एंड फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 रिलीज किया गया था और ये इफेक्ट में आया है 24 जून 2026 से। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? एस्टैब्लिश करना ट्रांसपेरेंट, सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव मेथोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है आपका? जो अपर लेयर का एनबीएफसी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट थिंग इज एनबीएफसी जो होगा उसका असेट साइज आपका ₹1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसे ऑटोमेटिकली क्लासिफाई किया जाएगा एनबीएफसी अपर लेयर। ठीक है, सेकेंड थिंग इज असेट साइज थ्रेशोल्ड रिव्यू होगा हर 3 साल में। पहले ये 5 साल में होता था, हर 5 साल में, अब 3 साल में होएगा। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज थे that meet the eligibility criteria will now be considered for inclusion in the upper layer category. So पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज होते थे वो क्राइटेरिया ये वाला अगर फुलफिल भी कर लें, इन दैट केस ऑल्सो उनको बेस या मिडिल लेयर एंटिटीज ही कंसिडर किया जाता था या एनबीएफसी ही कंसिडर किया जाता था। बट नाउ ये चीज अब नहीं होगी और अब एनबीएफसी जिनका जो बेसिकली आपका 1 लाख करोड़ से ज्यादा या उतना जो है, अगर इनका साइज होगा असेट साइज, इन दैट केस उनको भी अपर लेयर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला है नाउ सच एंटिटीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस विद इन 3 years ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके लिंक्ड है। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट और एनबीएफसीज जो हैं दे विल नाउ बी सब्जेक्ट एज अ सेम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लिमिट एप्लीकेबल टू देयर रेगुलेटरी लेयर। सो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो लिमिट लेंडिंग लिमिट्स होंगी बेसिकली अब वो इनकी भी सेम रहेंगी जैसे और एनबीएफसी अपर लेयर वालों की रहती थी।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपोजर लिमिट टू सिंगल काउंटर पार्टी, ये आपका 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल रहेगा, मतलब ये लेंडिंग लिमिट्स बेसिकली इनकी है। अगर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है, इन दैट केस 40% ऑफ टीयर 1 कैपिटल यहाँ पे लेंड किया जा सकता है। इसके अलावा एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की बात करें, इन दैट केस ग्रुप एक्सपोजर के लिए लिमिट यहाँ पे आपकी बढ़ाई गई है। पहले 40% होती थी, अभी इसे 45% ऑफ टीयर 1 कैपिटल कर दिया गया है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। एंड यहाँ पे एडिशनल एक्सपोजर बोला गया है अप टू 20% दिया जा सकता है टीयर 1 कैपिटल का, ठीक है, इट इज परमिटेड। ओके, नाउ बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट गारंटी की। यहाँ पे बोला है एनबीएफसी जो मनी लेंड करते हैं टू द एंटिटी एंड द लोन इज गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये अगर केस होता है, इन दैट केस अब से आरबीआई इनको ट्रीट करेगा एज ए एक्सपोजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू द बोरोवर्स। तो ये चीज यहाँ पे चेंज की गई है एंड दीज एक्सपोजर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम prudential exposure limits, but they also carry a 20% risk weightage for capital calculation. Okay? इसके अलावा यहाँ पे इससे इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं उससे यहाँ पे इफेक्ट होएगा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो जिसका स्टैंड अलोन असेट साइज जो है वो अराउंड 1.75 लाख करोड़ है, ठीक है। तो इसको इफेक्ट होगा, इसको क्लासिफाई किया जाएगा अब एनबीएफसी अपर लेयर में, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ अब बात कर लेते हैं आपके एनबीएफसीज की। बेस लेयर के एनबीएफसीज जो होते हैं ये आपके नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं, जिनका असेट साइज आपका बिलो 1000 करोड़ का होता है, ठीक है। दीज एनबीएफसी अंडरटेकिंग दी फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये क्या करते हैं, एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म आपका है, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। सो these entities comes under your NBFC base layer, ठीक है। मिडिल लेयर जो है ये ऑल डिपॉजिट टेकिंग होते हैं NBFCs irrespective of the asset size, and non deposit taking NBFCs with asset size of 1000 करोड़ एंड अबव, ये आपके मिडिल लेयर में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा NBFC अपर लेयर, अभी इसकी हमने आपकी रेंज पढ़ी थी 1 लाख करोड़ की, ठीक है, एंड अबव ये असेट साइज होना चाहिए एंटिटी का, और ये आपका अपर लेयर के अंडर आता है। ओके इसके अलावा एनबीएफसी टॉप लेयर की बात करें तो टॉप लेयर विल आइडली रिमेन एम्प्टी, द आरबीआई में क्लासिफाई एज upper layer NBFC as top layer NBFC if it determines that the entity poses a subsequently higher potential systematic risk, ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, बट ये इन्होंने बोला है मतलब अभी जो है अपर लेयर को ही कंसिडर कर रहे हैं ये एज अ टॉप लेयर, ठीक है। मतलब वो क्लासिफाई कर सकते हैं उसको टॉप लेयर अगर इट डिटरमाइन कि वो एंटिटी जो है इट पॉजेस अ सब्सिक्वेंटली हायर पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क। ओके नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर द आरबीआई एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पशन एंड फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026, NBFCs with what minimum asset size will be automatically classified as a upper layer NBFC? So आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था इनका 71st इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज, ठीक है। और ये दिया आपका बेसिकली इसके रेसिपिएंट आपके रहेंगे डॉक्टर फ्लोरेंस रेबीर जो फ्रेंच मेट्रोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें रिकॉग्निशन क्यों मिला है, फॉर पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन एंड ऑपरेशनल मेट्रोलॉजी के लिए जो स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को, ठीक है। शी विल डिलीवर द आईएमओ प्राइज लेक्चर एट द 20th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस इन 2027। तो जो इवेंट होगा वहां पे ये बेसिकली अपना लेक्चर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फ्लोरेंस रेबेर की बात करें तो ये फॉर्मर डीजी रह चुकी हैं यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की, एंड फॉर्मर हेड ऑफ रिसर्च रह चुकी हैं मेटो फ्रांस की, ठीक है। करंटली शी इज सर्विंग एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूके मेट ऑफिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी। इसके अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्हें एडवांस न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन बेसिकली इनकी वजह से ही इनको ये अवार्ड मिला है, एंड शी ट्रांसफॉर्म सैटेलाइट डेटा एसिमिलेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एआई बेस्ड फोरकास्टिंग जो इंप्रूव करेगा फोरकास्ट एक्यूरेसी, रिड्यूस करेगा हेमिस्फीयर फोरकास्ट डिस्क्रिपेंसी एंड इट विल एनहांस द कंप्यूटेशन एफिशिएंसीज आल्सो। ओके नाउ क्लाइमेट रिसर्च कंट्रीब्यूशन की बात करें इनकी तो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है ओपन डेटा पॉलिसी एट द यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, शी कोऑर्डिनेटेड ECMWF
री-एनालिसिस 5th जनरेशन ग्लोबल क्लाइमेट री-एनालिसिस इन्होंने किया था अंडर दी Copernicus program, and she led the Antarctic observation campaigns also. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डायरेक्ट किया था थॉरपेक्स इनिशिएटिव को फॉर एडवांसिंग ग्लोबल वेदर प्रिडिक्शन. ओके, इनके ऑनर्स एंड अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें ईएमएस सिल्वर मेडल मिला था 2025 में, शिवलर डे लीगन दी ऑनर 2014 में, एंड ऑनररी मेंबरशिप अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की 2022 में. ठीक है, बात करते हैं आईएमओ प्राइस की. इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज नेम्ड आफ्टर दी आईएमओ which is founded in 1873, predecessor of WMO. Okay, जो अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है बाय द WMO एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इट रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियो और योर जियोफिजिकल साइंसेस. ठीक है, इसके कंपोनेंट है 14 कैरेट गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया जाता है विद अ WMO एम्बलम. आपका पर्चमेंट स्क्रोल यहाँ पे होता है, कैश प्राइस दिया जाता है 10,000 स्विस फ्रांसिस का, एंड आईएमओ प्राइज लेक्चर यहाँ पे बेसिकली जो रेसिपिएंट है वो देते हैं ऑन द मेजर WMO इवेंट. ठीक है, सिलेक्शन की बात करें, नॉमिनेशन यहाँ पे किया जाता है WMO मेंबर स्टेट्स द्वारा एंड इट इज इवैल्यूएटेड बाय द इंटरनेशनल कमिटी. अगर बात करें 2025 के, तो ये 2025 में ये अवार्ड दिया गया था सू जियानमिन, जो चाइना के हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द फेंगयोन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम. ओके, नाउ क्वेश्चन इज द 71st इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज वाज अवॉर्डेड इन 2026 टू विच फ्रेंच मेट्रोलॉजिस्ट फॉर पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन एंड ऑपरेशनल मेट्रोलॉजी. तो ये अवार्ड दिया गया है फ्लोरेंस रेबेर को. ठीक है, डॉक्टर फ्लोरेंस रेबेर को. नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली इशू किया है रिवाइज डायरेक्शन ऑन ट्रेड्स टू सिंप्लीफाई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर एमएसएमई सेलर. तो यहाँ पे ट्रेड्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन दिए गए हैं, ये डायरेक्शन अलाउ करते हैं फाइनेंसर्स को टू अवेल क्रेडिट गारंटी फॉर एक्सपोजर्स. राइट, अब ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहाँ पे एमएसएमई कन्वर्ट करते हैं अपने अप्रूव्ड इनवॉइसेस को इनटू अ इमीडिएट कैश बाय ऑक्शनिंग देयर रिसीवेबल्स टू द बैंक्स एंड अदर एलिजिबल फाइनेंशियर्स. ठीक है, यहाँ पे रिवाइज डायरेक्शन का मेन एम है सिंप्लीफाई करना पार्टिसिपेशन, की ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करे ऑन अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, इंप्रूव करे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड एनकरेज करे ग्रेटर फाइनेंसिंग ऑफ अ एमएसएमई ट्रेड रिसीवेबल. राइट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो एंटिटी है इट मस्ट बी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. मिनिमम नेटवर्थ बताई गई है 25 करोड़ की एंड सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंड जो नेटवर्थ है इट मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस. ठीक है, टाइमलाइन यहाँ पे क्या दी गई है, एग्जिस्टिंग ऑथराइज एंटिटीज जो हैं दे मस्ट मीट दी नेटवर्थ क्राइटेरिया बाय 31 मार्च 2028. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? सेलर, बायर्स, फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, साथ में ही आरबीआई ने मैंडेट किया है, RBI has also mandated that the assignment of receivables arising from trades transaction to be filled with the Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India. Basically ये एक centralized online platform है जिसे establish किया गया है इंडियन गवर्नमेंट एंड RBI द्वारा to maintain records of all loans and loans secured against the property and asset. Right, so ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ओके, नाउ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में enable further discounting और रीडिस्काउंटिंग ऑफ फैक्टरिंग यूनिट्स बाय फाइनेंशियर्स. तो ये भी यहाँ पे बोला गया है कि इन्हें फर्दर डिस्काउंट और रीडिस्काउंट दिया जा सकता है. ठीक है, फैक्टरिंग यूनिट क्या है? ये बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल है इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइसेस और बिल जो अपलोड किए जाते हैं बाय द सेलर्स. ठीक है, सो एज ऑफ जून 2026 अप्रूव्ड जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ये कौन कौन से हैं? पहला आपका है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो पहला ट्रेड प्लेटफॉर्म आपका था. ठीक है, इसके अलावा M1 एक्सचेंज है, इनवॉइस मार्ट है. ठीक है, C2 ट्रेड्स एंड DTX आपका है. ठीक है, नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. एज पर द RBI ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम डायरेक्शन 2026, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन टू सेट अप एंड ऑपरेट अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया? सो इट इज योर 25 करोड़.
ठीक है, 25 करोड़ का यहाँ पे आपका जो है नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर जो है इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैंपस मुंबई महाराष्ट्र में, एंड ये एक आपकी एपेक्स फैसिलिटी है जो सपोर्ट करती है पॉलिसी ओरिएंटेड फाइनेंशियल रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर योर सीनियर बैंकिंग प्रोफेशनल्स इन इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, अभी रिसेंटली 5th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आपकी हुई थी जो 16 से 26 जून तक चली थी, जर्मनी में ये आपकी हुई थी। ठीक है, और इसमें इस इवेंट में ओवर 800 शूटर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम दी 70 कंट्रीज। ठीक है, और इंडिया से 84 मेंबर्स यहाँ पे कॉन्टिजेंट थे आपके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर कौन था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका ऑर्गेनाइजर था। और कौन से फॉर्मेट में आपका देखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक राइफल, पिस्टल, शूट गन इवेंट्स यहाँ पे आपके थे। ठीक है, इंडिविजुअल, मिक्स टीम, मेंस, विमेन टीम। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया का, जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स यहाँ पे जो है स्कोर किए हैं, 7 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 25 मेडल इंडिया के यहाँ पे होते हैं, फॉलोड बाय इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट। इटली 3rd नंबर पे था, 4th पे पोलैंड एंड 5th पे था आपका यूक्रेन। ओके, अब यहाँ पे आप जो है विनर्स आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इंडियन गोल्ड मेडल विनर आपके हैं, जिससे 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन जूनियर में सेजल कामले जो है इन्होंने मेडल जीता है। 25th रैपिड फायर पिस्टल मैन जूनियर में समीर ने, 25th स्टैंडर्ड 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मैन जूनियर में अभिनव ने, 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन मैन जूनियर रोहित कन्यान, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन जूनियर टीम में प्रीतम केंद्रेर ने, 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन जूनियर टीम में सेजल कामले, वंशिका चौधरी एंड नाविया बिश्नोई ने, और 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम जूनियर में शांभवी शर्वान आपका किशोर सागर अभिनव शॉ जो है इन्होंने मिक्स टीम में ये अवार्ड गोल्ड मेडल बेसिकली जीता है। यहाँ पे सिल्वर मेडल की आप जो है लिस्ट पूरी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन ब्रॉन्ज मेडल विनर्स जो थे उनकी लिस्ट मैंने ऐड कर दिया है, तो इसे वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 विद 25 मेडल, 7 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज। तो इंडिया ने इसे जीता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है यहाँ पे एक आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड विच इज मेड बाय दी अभिनव शॉ एंड शंभवी श्रवण। इन्होंने सेट किया है जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम जूनियर इवेंट विद 505.8 पॉइंट से। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड 499.9 पॉइंट्स का था, अभी 505.8 पॉइंट्स का हो गया है। ठीक है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड था इसमें शंभवी एंड दिव्यांशु देवानगन जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इसके अलावा ISSF की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी, हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है और इसे 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली अनवील किया है डेवलपमेंट पाइपलाइन ऑफ 63 प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू 5028.717 करोड़ की है एट दी 154th फाउंडेशन डे ऑफ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, जो मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट हुआ था और इसका थीम था टुगेदर वी कैन। ठीक है, ब्रेक डाउन करें इस प्रोजेक्ट्स की तो 7 इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आपके थे, मतलब 7 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया था जिसकी कॉस्ट आपके 132.29 करोड़ की थी। 34 फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखे गए थे प्रोजेक्ट्स के जिसकी कॉस्ट 1354.59 करोड़ की है। 22 न्यूली अनाउंस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 3541.26 करोड़ की यहाँ पे कॉस्ट इसकी रहेगी। ठीक है, अब जो प्रोग्राम है ये विटनेस करते हैं फॉलोइंग इवेंट, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था जर्नी ऑफ अ पोर्ट मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की। ठीक है, कॉमरेटिव फिल्म मेकिंग 100 इयर्स ऑफ मुंबई पोर्ट स्पोर्ट्स क्लब, प्रेजेंट किए गए थे अवार्ड्स टू द स्पोर्ट्स अचीवर्स, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे विद द इंदिरा डॉक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट एंड विकसित भारत मुंबई मरीना प्रोजेक्ट। ओके, इनके साथ नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग आपकी हुई थी, 16th एडिशन इसका आपका रहा था, न्यू दिल्ली में हुई थी एंड इट इज चेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी। ठीक है, इसका मेन फोकस था स्ट्रेंथन करना कॉपरेशन ऑन अ रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज और थीम इसका था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे।
ओके, गाइडिंग मोटो था इंडिया अंडर द इंडिया चेयरशिप 2026 बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। की सिक्योरिटी डिस्कशन यहाँ पे आपके हुए थे रिगार्डिंग द काउंटर टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी एंड food security, supply chain resilience, AI and technology governance, emerging technology, climate induced instability and, ठीक है, एंड यहाँ पे रिव्यू किए गए थे आउटकम्स ऑन दी ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप जो 21 से 22 मई को हुई थी, एंड सिक्योरिटी इन आईसीटीज वर्किंग ग्रुप जो 8 से 9 जून को हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जॉइंट कॉल हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, जिन्होंने एम्फोसाइज किया था डीपर कॉपरेशन इन आपका टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, emerging technologies and cooperation including capacity building, intelligence sharing, law of enforcement coordination, regional stability engagements को लेके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिक्स हेल्थ ऑफ स्पेस एजेंसी मीटिंग हुई थी आपकी 23 से 24 जून को बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा इसको जो है होस्ट किया गया था, और इसका मेन फोकस था पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस कॉपरेशन को लेके, रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है। इसके की आउटकम्स की बात करें तो एक्सपेंशन यहाँ पे बोला गया, एक्सपेंशन करना है हमें ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंसल्टेशन अग्रीमेंट का, प्रपोजल फॉर ब्रिक्स स्पेस काउंसिल, राइट। इकोनॉमी की बात करें यहाँ पे तो हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने प्रपोज किया है ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी फॉर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे जो हमारी इनस्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसने शोकेस किया था इंडिया के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को वाया ब्राउशर, स्टार्टअप प्रेजेंटेशन एंड इंडस्ट्री विजिट्स के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी 25 जून को गुरुग्राम हरियाणा में, और इसका थीम था आपका बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और इसका एनर्जी ट्रैक थीम था एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है। इसके आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स जॉइंट कम्युन्यू, एंड लॉन्च किया गया था ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी स्टोरेज। साथ में ही अडॉप्शन किया गया है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज का, ठीक है। इसके अलावा एडवांस कॉपरेशन यहाँ पे होगा हाइड्रोजन वैल्यू चेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 जो आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है अंडर दिस थीम, एंड इसका मेन फोकस है रेसिलेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एमएसएमईज, पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप एंड एक्सेस टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, ओके। साथ में नेक्स्ट आता है ब्रिक्स 20th एनिवर्सरी वीक जो 15 जून को आपका ऑब्जर्व किया गया था मॉस्को रशिया में, और इसे होस्ट किया था टीवी ब्रिक्स इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क ने, एंड एमआई रूडोमिनो ऑल रशिया स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर ने, राइट। इसका मेन फोकस था रिव्यू करना 2 decades ब्रिक्स अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर कॉपरेशन इन द इकोनॉमिक, educational, technological, humanitarian fields, global south engagement, literature, media diplomacy, academia, cultural exchanges, and panel BRICS 20 years results, achievement and prospects for cooperation. Now next आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जॉइंटली लॉन्च एयर सुविधा 2.0 इन रिस्पॉन्स टू विच ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द WHO। सो WHO ने इबोला को अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, और इसी के वजह से हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जॉइंटली एयर सुविधा 2.0 को लॉन्च किया है। इबोला आउटब्रेक हुआ है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग WHO ने यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है इबोला के लिए, ठीक है, एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन इंटरनेशनल कंसर्न अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एयर सुविधा 2.0 पोर्टल क्या है, इसे डेवलप किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा। ये कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है, जहां पे जो इंटरनेशनल पैसेंजर है जैसे वो इंडिया में आएगा तो उसे सबमिट करना होगा ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर इमिग्रेशन क्लियरेंस, राइट। अब यहाँ पे क्या चीज है, 21 डे ट्रैवल हिस्ट्री इसको शेयर करनी होगी, एक्सपोजर हिस्ट्री, सिम्टम रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टाइमलाइन जो दी गई है ये बोला गया है इट कैन बी कंप्लीटेड अप टू 24 आवर्स बिफोर अराइवल, राइट। एडवाइजरी की बात करें तो पैसेंजर्स एनकरेज टू फिल ड्यूरिंग वेब चेक इन, ओके। एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करें मल्टी एजेंसी डेटा शेयरिंग का, तो यहाँ पे पहली चीज रहेगी रियल टाइम डेटा आपको शेयर किया जाएगा अमंग दी एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम एंड स्टेट सर्विलियंस ऑफिसर्स को, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एंगेज 2 फेलोज अंडर द एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप। तो यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप हुई है या स्टेट ऑफ इंटेंट जो है साइन हुआ है विद द ग्रॉस रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है डॉक्टर बसवराजू आर श्रेष्ठा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ग्राम के हैं, एंड प्रसून वर्मा जो डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग यूनिट कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन पर्पस क्या है, एंगेज करना 2 फेलोज अंडर द एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप प्रपोजल। और ये जो आपका है बेसिकली ये फेलोशिप जो है इसे डिजाइन किया गया है ग्राम द्वारा सपोर्ट करने के लिए विकसित भारत @2047 विजन को। एंड यहाँ पे जो पर्सन आपके जो फेलोज जो हैं जो वो प्लेस किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रेंथन करने के लिए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इस फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरटेक रिसर्च ड्रिवन असाइनमेंट्स, डेवलप करना इनोवेशन सोल्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, डेटा गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम की इसकी बात करें, ड्यूरेशन 18 मंथ की रहेगी, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रहेगा 6 मंथ रोटेशंस में, ट्रेनिंग रहेगी हैंड्स ऑन लर्निंग विद मेंटरशिप बाय द नेशनल एक्सपर्ट्स, एंड यहाँ पे स्टाइफन दिया जाएगा मंथली स्टाइफन 65,000 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है, सेकेंड पैक्स से लेकर समिट आपका हुआ था यूएसए में, वॉशिंगटन यूएसए में 25 से 26 जून को। ठीक है, ये आपका बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स प्रोग्राम है ऑन एआई एंड सप्लाई चेन, राइट। इसका पहला समिट जो है वो आपका 2025 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट समिट इसका हुआ था दिसंबर 2025 में यूएसए में आपका हुआ था वॉशिंगटन में, राइट। इसे होस्ट किया गया है जैकब हेलबर्ग, सेक्रेटरी हैं जो इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, एंड ये फोकस करता है ऑन बिल्डिंग ट्रस्टेड एंड रेसिडेंट सप्लाई चेन टू सपोर्ट एआई टेक्नोलॉजी, राइट। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें किस किसने साइन किया है, 35 नेशन ने इंक्लूडिंग इंडिया जो है इसे साइन किया है। न्यू मेंबर्स इसमें देखने को मिले हैं अर्जेंटीना, जर्मनी, नीदरलैंड, चिले, कोस्टारिका, ग्रीस, कजाकिस्तान, पनामा एंड यूरोपियन यूनियन, राइट। इंडियन डेलीगेशन की बात करें तो इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था एस कृष्णन ने जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और यहाँ पे कुछ की अनाउंसमेंट की गई है जैसे पास के लिए आपका पैक्स पास के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रीमलाइन करेगा मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल एआई गुड्स को, जो इंटीग्रेट करेगा कार्गो वेरिफिकेशन, जिसमें इंटीग्रेटेड है आपका कार्गो वेरिफिकेशन, एआई पावर्ड रिस्क असेसमेंट एंड प्री अप्रूव्ड एक्सपीडिटेड प्रोसेसिंग फॉर ट्रस्टेड शिपमेंट, राइट। इसके अलावा वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे रहेगा आपका विद द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ट्रेन करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, इंजीनियर्स को एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स को। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था, फरवरी 2026 में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था एट दी एआई इम्पैक्ट समिट जो न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है ओबिश्री कृष्णा स्वामी, आपका कृष्ण स्वामी भाग्यराज जो हैं जो तमिल फिल्म मेकर थे, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया था आपका मुंधनाई मुदीचू के लिए 1983 में, एंड साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बुक्स और ऑथर, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मेमोर आपकी है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ठीक है, और इसे रिलीज किया गया था एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा। इसे पब्लिश किया गया है विंटेज बुक्स द्वारा, और इसे फर्स्ट एनिवर्सरी जो आपकी थी एग्जाम फॉर्मेशन की उस इवेंट में इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है आपकी संस्कृति रत्ना भंडार जो बेसिकली आपका जो है कल्चरल ट्रेजर एंड हिस्टोरिकल जर्नी है। ठीक है, ये रिलीज की गई थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा, एंड इट इज ऑथर्ड बाय दी जयंता कुमार रॉय एंड संगीता रॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट बुक आती है आपकी विच इज रिलीज बाय मिंटेज वर्ल्ड जो वर्ल्ड की पहली ऑनलाइन म्यूजियम है डेडिकेटेड टू कॉइन, स्टैम्प एंड बैंक नोट। इनके द्वारा एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्टैम्प्स, कॉइन, बैंक नोट इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उस टाइम पे जो कॉइन्स, बैंक नोट, स्टैम्प्स जो आपके रिलीज हुए हैं उनके बारे में ये जानकारी हमें देता है, एंड इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड क्यूरेटेड बाय दी सुशील कुमार अग्रवाल जो सीईओ हैं मिंटेज वर्ल्ड के। ठीक है,
अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा आपकी मिंटिंग फर्म्स होती हैं जो आपका कॉइन बनाती है, ठीक है। जो नोट बनाती है वो अलग होती है, जो कॉइन आपके बनाती है वो अलग फर्म है, राइट। सो इंडिया में कॉइन जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा थ्रू दी 4 स्पेसिफिक SPMCIL, जिसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, ठीक है। सो 4 जगह पे ये आपकी मिंटिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, मिंटिंग फर्म है। एक आपकी है मुंबई में जो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है और इसने आपका जो है रुपी कॉइन आपका सबसे पहले प्रिंट किया था, बनाया था आपका 1672 में। वाइल जो इसकी प्रेजेंट फैसिलिटी है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1824 से 1830 के बीच में, राइट। सेकेंड आती है हैदराबाद में, ये आपके प्रिंट होते हैं जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1903 में। नोएडा मिंट जो है ये 1988 में स्टैब्लिश हुई है और कोलकाता मिंट जो है ये 1757 में स्टैब्लिश हुई है। अब क्या आप पता लगा सकते हो कौन सी मिंट का कौन सा कॉइन है? क्या ऐसा कोई यहाँ पे सिंबल होता है जो हमें बताता है कि मुंबई वाली मिंट जो है, मुंबई वाली फर्म जो है उसने ये वाला कॉइन प्रिंट किया है? तो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो यहाँ पे जो मिंट होती है उनके अलग अलग सिंबल आपके होते हैं। जैसे अगर आपका जो कॉइन है वो मुंबई मिंट द्वारा प्रिंट किया गया है तो इसके जो ईयर मेंशन किया जाएगा आपका, ठीक है, जो ईयर मेंशन किया होगा उसके नीचे इस टाइप का आपको डायमंड वाला जो है सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कॉइन है अभी तो जल्दी से पॉकेट से निकाल के कॉइन अपना चेक कीजिए कि कौन सी मिंट द्वारा जो है आपका कॉइन प्रिंटेड है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पे कोलकाता वाली मिंट ऐसी है जो कोई भी अपना सिंबल नहीं छोड़ती। दैट मीन्स इसके कॉइन में आपको जो ईयर है उसके नीचे कोई भी सिंबल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद वाली मिंट जो है ये अपनी छाप छोड़ती है एक स्टार के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 का जो ईयर लिखा है उसके नीचे स्टार सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। दैट मीन इट इज प्रिंटेड बाय द हैदराबाद मिंट। वहीं पे नोएडा मिंट जो है ये सिर्फ एक सिंपल डॉट आपका लगाती है, ठीक है। जैसे 2006 यहाँ पे लिखा है उसके नीचे एक डॉट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो आपका कॉइन है इट इज मेड बाय और नोएडा मिंट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी मुझे बताइए आपके पास कौन सा कॉइन है जिसमें मतलब कौन सी मिंट द्वारा आपका जो कॉइन है आपके पास वो प्रिंट किया गया है, वो बनाया गया है, ठीक है। तो अपना कॉइन के साथ आप जो है ये मिंट जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो बस आज का सेशन एंड करते हैं और कल से फिर से नया सेशन स्टार्ट करेंगे आपका जुलाई मंथ का, ठीक है। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे जो है मेल भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।